शर्मा जी। और लक्ष्मी जी आज फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी को सुनाने जा रही हैं। तो मैं एक छोटा-सा परिचय दूँगी बस लक्ष्मी जी का कि और फिर लक्ष्मी जी ही से मैं आग्रह करूँगी कि वो अपने बारे में और ज़्यादा बताएँ। तो लक्ष्मी जी मूलतः उत्तराखंड से हैं, देहरादून से, और अभी वो जयपुर में निवास कर रही हैं। लक्ष्मी जी ने भी मास्टर्स किया है केमिस्ट्री से और साइंस की टीचर रही हैं। एक लंबा अनुभव उन्हें रहा है बच्चों को पढ़ाने का विज्ञान को लेके। कहानी की तरफ की रुझान की बात करें तो वो लक्ष्मी जी से हम अभी खुद सुनेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी बहुत सारी स्टोरीज अलग-अलग लेखकों के पढ़ती हैं, उन पे विचार करती हैं और उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे भी अपने डालती हैं। तो लक्ष्मी जी हम खुद ही आपसे सुनना चाहेंगे इस पे थोड़ा-सा डिटेल में। जी। जी, नमस्कार सभी को। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है। जी, जी। धन्यवाद पारुल जी। सहजीवन फाउंडेशन और सुधीर जी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कहानी साझा करने का मौका दिया। जी, वैसे पारुल जी आप मेरे बारे में जो थोड़ा छोटा-मोटा जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो दे चुकी हैं। मैं बस कहानी सुनाने से पहले थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि कहानी के प्रति मेरा लगाव कब से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? जी। तो कहानी से सुनने का या फिर पढ़ने का, कहानियाँ पढ़ने का बेसिकली मुझे स्कूल टाइम से ही बहुत शौक था। उस समय बड़े लिमिटेड सोर्सेस हुआ करते थे कहानी पढ़ने के, और जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका हुआ करती थी, उसी पर हम डिपेंड करते थे। या फिर कभी किसी न्यूज़पेपर में कोई कहानी पढ़ ली, या फिर कुछ बच्चों की पत्रिकाएँ भी आती थी जिन पे चंपक नाम की एक पत्रिका होती थी, उसपे हम कहानियाँ पढ़ते थे। जी। उस पर हम कहानियाँ पढ़ा करते थे और बड़े अच्छा लगता था पढ़ना। बहुत उत्साहित होकर वो कहानियाँ पढ़ते थे हम लोग। और क्लासरूम में भी जब हमें इंतज़ार रहता था कि हम कब हमारी जो कहानियाँ क्लास में पढ़ाई जाएँगी, और इस चीज़ का भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि हमको वो कहानियाँ पढ़ने का कब मौका मिलेगा। तो कभी तो हमें मौका मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, क्योंकि क्लास में और भी बहुत स्टूडेंट्स होते थे। जी। लेकिन जैसे ही 12वीं की पढ़ाई समाप्त हुई, उसके बाद तो फिर हिंदी की पढ़ाई हो नहीं पाई, तो एक कहानियों से धीरे-धीरे एक दूरी बनती चली गई। और बहुत कम मौके ऐसे आते थे जब कहानियाँ पढ़ने का मौका मिलता था या कहानियों से जुड़ाव हो पाता था। उसके बाद मुझे जब टीचिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहाँ पर बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए हमें प्रेरित किया जाता था। स्पेशली जो मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें कहानियाँ सुनाने के लिए कहा जाता था। तो फिर मैं भी कुछ-कुछ बच्चों की कहानियाँ फिर से मैं पढ़ने लगी और जाके मॉर्निंग असेंबली में सुनाती थी। बच्चे बड़े उत्साहित होकर सुनते थे कहानियाँ, और क्लासरूम में भी जब मैं पहुँचती थी तो वो मुझसे और कहानियाँ सुनने के लिए कहा करते थे। और तब मैं देखती थी कि बच्चे तो मतलब इतना मन लगाकर, इतने मन से कहानियाँ सुनते हैं, और वो वैसे ही उत्साहित होते थे जैसे कभी मैं उत्साहित होती थी कहानियाँ सुनने के लिए। तो इस तरह से कहानियों से टीचिंग की वजह से फिर से उससे एक जुड़ाव हो गया। उसके बाद तो कभी-कभी कहानियाँ इस तरह से पढ़ लिया करती थी। जी। उसके बाद कोविड कोविड के टाइम पर 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब सब लोग घरों में बंद थे, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे वो कहानियाँ पढ़नी चाहिए जो मैंने अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में कभी पढ़ी थी और जिनके टाइटल्स मुझे याद थे, वो मैंने ढूँढ-ढूँढ कर गूगल पर पढ़ना शुरू किया। उसमें अधिकतर तो प्रेमचंद की कहानियाँ होती थी, जिनके तो शीर्षक ऐसे होते थे जो कभी भूले भी ना, एक बार पढ़ ले तो शायद भूले भी ना उनको। लेकिन उसमें एक कहानी ऐसी थी जो मुझे अक्सर याद आती थी और मेरे दिल के कोने में कहीं दबी पड़ी थी, और जो मुझे काफ़ी पसंद भी थी, सती कहानी। सती कहानी भी मैंने पढ़ी, तो उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि जो सती कहानी की जो राइटर हैं शिवानी जी, वो तो अपने उत्तराखंड से ही हैं। और उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड का जो कुमाऊँ क्षेत्र है, मैं तो गढ़वाल क्षेत्र से हूँ, लेकिन उत्तराखंड का जो कुमाऊँ क्षेत्र है, वो वहाँ से बिलॉन्ग करती हैं। भले ही वहाँ उनका जन्म ना हुआ हो, लेकिन उनके जो पूर्वज थे, वो वहाँ रहा करते थे। मुझे लगता है कहीं बोर ना हो रहा हो, ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप शॉर्ट में ही बात रख रहे हैं, रख के फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। जी, जी, जी। तो उनकी कई कहानियाँ मैंने उस समय पढ़ डाली। बहुत सारी कहानियाँ मैंने एक तरफ जहाँ मैंने प्रेमचंद की कहानियों को दोबारा से पढ़ना शुरू किया, उधर मैं शिवानी जी की कहानियाँ भी मैंने पढ़ी और मैं काफ़ी एन्जॉय करती थी। उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी थी जो कुमाऊनी पृष्ठभूमि पर थी, उसमें कुमाऊनी लोक संस्कृति की बहुत झलक उस कहानियों में मिलती है।
क्योंकि मुझे खुद भी कुमाऊँ में कुछ समय रहने का अवसर मिला, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा था, थोड़े वहाँ की बोली का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी था, तो वो कुमाऊनी बोली के जो वो शब्द उसमें यूज़ करती थी या कुमाऊँ के जिन स्थानों का वो ज़िक्र करती थी, वो मेरे देखे हुए भी थे, बहुत सारे स्थान ऐसे थे। तो उनकी कहानियाँ पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हालाँकि प्रेमचंद और शिवानी जी की जो भाषा है, वो बहुत भिन्न है। प्रेमचंद जी जहाँ बिल्कुल सरलता से लिखते हैं, उनकी कहानियाँ बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। शिवानी जी अपनी कहानियों में बहुत भारी भरकम हिंदी का इस्तेमाल करती हैं। कई बार उनको शब्दों का अर्थ ढूँढने के लिए गूगल की भी सहायता लेनी पड़ती थी। जी, तो आप पता है यूँ कह सकते हैं कि शिवानी जी की कहानी पढ़ने के बाद ही मुझे कहानियों से एक तरह से प्रेम हो गया और उसके बाद मैंने बहुत सारे लेखकों की कहानियाँ पढ़ी। एक-एक करके काफ़ी सारी लेखकों की मैंने कहानियाँ पढ़ी और मुझे समझ में आया कि जो हिंदी कहानियों का जो संसार है, वो कितना विस्तृत है और हम तो उसमें बस थोड़ा-सा ही कुछ-कुछ पढ़ लेते हैं। जी। तो उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई कहानियाँ पढ़ने की, वो आज तक जारी है और उसी कहानियाँ पढ़ने से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो ठीक-ठाक रिस्पॉन्स भी मुझे यूट्यूब चैनल पर शुरू-शुरू में मिलना शुरू हो गया। अभी कुछ 1-2 साल पहले ही मुझे लगा कि जिस तरह से पॉपुलर लेखकों की जो जितने भी राइटर्स हैं, उनकी कहानियाँ तो पढ़ती हूँ, शायद-शायद मुझे कुछ नए लेखकों को भी पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास कुछ साधन तो थे नहीं, किताबें तो मुझे मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कुछ-कुछ ऐसे ही गूगल पर कुछ-कुछ जो वेबसाइट्स हैं, जिसमें हिंदी स्टोरीज़ आपको उपलब्ध रहती हैं, उन पर कुछ-कुछ नए लेखकों की कहानियाँ पढ़नी शुरू की। अभी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, पर मैं कुछ-कुछ लेखकों को उस पर पढ़ा है मैंने। उन्हीं में से एक दिन मैं जो फेमिना मैगज़ीन है, उसकी जो एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारी स्टोरीज़ पब्लिश हो रखी हैं, उसमें बड़े लेखक जो नए लेखक काफ़ी सारी कहानियाँ हैं उनमें उनमें उन लेखकों की। जी, तो उनमें ही मेरी नज़र एक कहानी पर पड़ी कहानी का नाम था मैं कुंती नहीं हूँ। तो कहानी का जो टाइटल था वो मुझे थोड़ा-सा कुछ हट कर लगा। थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्ट जागा कि क्या है इस कहानी में? वैसे भी महाभारत के जो पात्र हैं हम भारतीयों को हमेशा से आकर्षित करते आए हैं। तो कहानी पढ़ी तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो कहानी में जो लेखिका हैं, उन्होंने जो मेडिकल साइंस के जो फैक्ट्स हैं, उनको बड़े हास्य के साथ, बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में, बड़े मधे सॉरी मैं बात काटना चाहूँगी लक्ष्मी जी, क्या आप यही कहानी पढ़ने वाली हैं आज? नहीं, मैं बस बोलनी खत्म ही कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, वो एक्चुअली वो रहस्य रह जाएगा फिर कि अब अगर हमें पता चल जाएगा कि पूरी कहानी क्या है तो नहीं, इसीलिए। नहीं, बस मैं खत्म अच्छा, कर रही हूँ, मैं अच्छा। रहस्य नहीं रखना चाह रही हूँ। जी, जी। ओके, ओके, तो जी। मेडिकल साइंस के जो फैक्ट्स हैं, वो बड़ी सरलता से और बहुत मज़ेदार तरीके से उन्होंने उस कहानी में यूज़ किया गया है। जी, जी, तो मैं काफ़ी उनका जो लेखन है उससे मैं क्योंकि खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका लेखन, तो उनकी 3-4 कहानियाँ मैं और पढ़ी। लेकिन मैं ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, उनकी एक दूसरी कहानी है, उनको मैं सुना रही हूँ। उसकी लेखिका है संगीता झा जी, पेशे से वो डॉक्टर हैं, हैदराबाद में वो रहती हैं और उनकी एक कहानी है कहानी का नाम है मेरा देश महान। जी, जी। उसी को इस मंच पर मैं साझा करना चाहूँगी। मैडम, मैडम कार रोकिए, आपकी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फँसा है। ऐसा कहते हुए एक आदमी हमारी कार के पीछे दौड़ रहा था। इसमें नया क्या है? ऐसा तो रोज होता है हमारे यहाँ। तुम भी ना, एक बार एक्सीडेंट कराकर ही मानोगी। गुस्से में पति ने कार को ब्रेक मारकर रोका। बेचारा, वो अजनबी दौड़ कर आया और कार का दरवाजा पूरा खोल मेरा पल्लू अंदर किया। बड़ी शालीनता से दरवाजा बंद किया। मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई। बड़ी शालीन आंखें थी वो। मैं थैंक्स या शुक्रिया कहती, उसके पहले ही पति ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने पीछे मुड़ उसे हाथ से ही शुक्रिया अदा करने की एक्टिंग की। पति पूरे रास्ते बड़-बड़ करते रहे। अगले दिन उसी रास्ते से मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। अचानक नजर लाल सेबों पर पड़ी। अरे, ये तो कल वाला ही आदमी है। मेम साहब, सेब ले लीजिए, देखकर दाम लगा देंगे। एकदम फ्रेश हैं, शिमला के हैं। पीछे दूसरी कार वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था। उसका रास्ता जो मैंने रोक रखा था। कोई बात नहीं मैडम, जाइए। आप सामने रहती हैं ना, घर पहुंचा देंगे। मैं हैरान, कल साड़ी और आज घर, इससे पहले कभी देखा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ड्राइवर से पूछा, कौन था वो, पहचानते हैं उसे? ड्राइवर ने बताया, नहीं मैडम, लॉकडाउन होने से बहुत सारे ऑटो और कैब वाले भी रास्ते में
सब्जी और फलों के ठेले लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक है, इंग्लिश भी जानता है। कल एक लड़के का आधार कार्ड फॉर्म भर रहा था। शाम को ओपीडी क्लिनिक खत्म कर घर पहुंची तो फिर उसे शख्स से सामना हुआ। बड़े अच्छे फ्रेश फल और सब्जियां लिए बैठा था। मेरा तो मानो उसने दिल जीत लिया। बहुत दिनों बाद बथुआ भाजी और सरसों साग, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। नमस्ते मैडम, बंदा हाजिर है। आपसे वादा किया था। आपको देखकर ही समझ गया था आप हैदराबाद से नहीं, दिल्ली की हैं, इसलिए बथुए का साग भी ले आया। कितने पैसे हुए? पूछने पर कहने लगा, अरे इस बार इसे मेरी तरफ से भेंट समझ ले, अगली बार पैसे ले लूंगा। आपने और साहब ने कितने लोगों की जान बचाई है? ड्राइवर, इसे कह दो या तो पैसा ले या सामान ले जाए। मेरे सख्ती से कहने पर ना नुकुर करते हुए उसने पैसे लिए और चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ताजी मटर और ललचाने वाली गाजर लेकर हाजिर था। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? माई नेम इज डैनियल। माई फ्रेंड्स कॉल मी डैनी। यू कैन ऑल्सो कॉल मी डैनी। मैं अवाक। बाप रे, धुआंधार इंग्लिश पढ़ा लिखा लगता है। कितने पढ़े हो? मेरा बड़ा रूढ़ ही प्रश्न था। आई हैव डन बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। मेरा अगला पहले से भी ज्यादा चुभने वाला प्रश्न। पढ़े लिखे हो तो फिर ये सब्जी भाजी क्यों? उसका उतना ही नम्र जवाब। पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। लोन से एक कार ले ली, ओला पूल ज्वाइन कर लिया। अब लॉकडाउन में जब खुद को बेचने की नौबत आ गई, मरता क्या मैं करता। बस, शायद उसने भांप लिया था कि उसका इंग्लिश बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए सीधी सादी हिंदी में जवाब दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। चुपचाप सब्जी ली, पैसे दिए, जो बाजार भाव से काफी कम थे। वो चला गया। ये हमारे परिचय की शुरुआत थी। उसके बाद मेरे दिलो दिमाग पर डैनी छा गया। वो सड़क मार्केट में सभी का चहेता था। पति मेरे ऊपर गुर्राते, व्हाट इज दिस? न जानती न पहचानती, इतना घर में घुसाना ठीक नहीं है। मैं कहती, अरे शरीफ है, पढ़ा लिखा है, लॉकडाउन में सबकी बैंड बजा दी, वरना दो दो कारों का मालिक था। हम भी घर में अकेले रहते थे। दोनों बच्चे बाहर थे। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे डैनी की जरूरत पड़ने लगी। ड्राइवर नहीं आया तो मेरा ड्राइवर बन जाता। किचन के कामों में भी उसका कोई जवाब नहीं था। कुक के ना आने पर इतने अच्छे मोमो मंचूरियन और न जाने क्या क्या बनाकर खिलाने लगा था। केवल 6 महीने में डैनी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। बेटी की पुरानी टी शर्ट शॉर्ट्स में पीछे से वो मेरी बेटी जैसा ही लगता। कई बार जब मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए जाती और किसी मित्र ने अगर दूर से देख लिया तो घर पहुंचकर एक फोन आ जाता, वाह क्या बात है, बड़ा मटक रही है, बेटा जो आया है। मुझे हर बात बताना पड़ता। ये बेटा नहीं, बेटी जैसा डैनियल है। 1 साल आते तक वो मेरे सारे हॉस्पिटल के दोस्तों और दूसरे सारे दोस्तों का चहीता बन गया था। केवल पति ही खींचे खींचे रहते और हर वक्त समझाते कि किसी अनजान को इतनी जगह देने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी मारिया 2 बच्चों के साथ गोवा में रहती है। वो वहां एक स्कूल में पढ़ाती है। 2 बार वो 1 हफ्ते के लिए अपने बच्चों के पास भी गया था। मेरी तो उन दिनों हालत बड़ी खराब थी, क्योंकि मेरे तो सारे काम वही करने लगा था, यहाँ तक कि बैंक के भी। लेकिन मजाल है कि पतिदेव ने एक भी काम उससे कराया हो। वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर मोची का भी काम कर सकता था। और पाक विद्या भी उससे अछूती नहीं थी। मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से डैनी छाया हुआ था। बच्चे भी दूसरे देशों में फंसे थे और सुबह शाम मेरे फोन का इंतजार करते थे। उनके साथ लैपटॉप पर रूबरू बात करना भी डैनी की जिम्मेदारी थी। बच्चे भी हैरान, माँ इतनी टेक्नोक्रेट कैसे बन गई। अपनी सब्जी बेचने से हुई कमाई और इधर उधर के कामों से हुई कमाई वो मेरे पास ही रखता था। उसका कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि उसका खाना पीना हमारे यहाँ नहीं तो जिनकी भी वो हेल्प करता था उनके यहाँ हो जाता था। मेरे घर पर उसका एक बैग था जिसमें वो पैसे रखता था। एक दिन बड़ा खुश था, कहने लगा, मैडम मेरे पास 3 लाख रुपया जमा हो गया है, मैं आपके अकाउंट में जमा कर देगा और आपके अकाउंट से अपनी सिस्टर को आरटीजीएस कर देगा। मैं हैरान,
सिस्टर को क्यों? मारिया को क्यों नहीं? डैनी, मारिया जॉब करता है, सो शी हैज इनफ मनी। सिस्टर का हस्बैंड का जॉब नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है उसका। मैं तो उसके इस रूप पर भी फिदा हो गई। मैं उसके लाए आरटीजीएस फॉर्म में भी साइन कर दिया। सॉरी, मैंने उसके लाए आरटीजीएस फॉर्म में भी साइन कर दिया। और ये सिलसिला चलता रहा। उसके पास ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड, इसलिए पति उससे दूर रहने को कहते थे। मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे वो जमा करता, उतने का ही वो आरटीजीएस करता। इससे मैं वैसे ही केयरलेस थी और कुछ डैनी की अंधभक्ति ने बना दिया था। एक दिन सुबह सुबह बड़ा उखड़ा हुआ सा डैनी आया और कहने लगा, मैम घर से फोन आया है, मारिया बीमार है, कोविड हो गया है। इतना समझाया था, बिना मास्क के कहीं नहीं जाना, बच्चे छोटे छोटे हैं, जाना पड़ेगा। मैं भी उसकी परेशानी देख उतनी ही परेशान हो गई। मैंने भी उसे जाने की सलाह दी। वो कहने लगा, हैदराबाद तो बहुत सेफ है, गोवा जाने में मेरी जान को भी खतरा है, मारिया भी मना कर रही है। उसके पास जो फोन था वो एक दूसरे सब्जी वाले उस्मान के नाम का था, क्योंकि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही लॉकडाउन के जस्ट पहले गुम हो गया था। 2-3 दिनों में वो बड़ा परेशान था और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक वैसी ही तड़प थी जो बच्चों के बीमार होने पर हुआ करती थी। अचानक वो गायब हो गया और उसका फोन भी बंद आ रहा था, जो उसका नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन 2 सालों में हमारा एक ऐसा रिश्ता हो गया था जो केवल महसूस किया जा सकता था। पति को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़े शांत थे और मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। मेरे 10 दिन इस तरह गुजरे मानो किसी करीबी की मौत हो गई हो। उसका जिंदगी से इस तरह बिना बताए जाना मुझे बड़ा चुभ रहा था। एक सुबह अचानक उसी सड़क पर बैठने वाला रामू मेरे घर आया और बदहवास सा चिल्लाने लगा, डॉक्टर मैडम, कुछ कीजिए, डैनी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, वो रो रहा है, पुलिस उसे आतंकवादी कह रही है, उसका नाम भी अशरफ है। मैडम, मेरा यार सब कुछ कर सकता है, वो देशद्रोही नहीं हो सकता। मुझे तो जैसा पाला मार गया। ये रामू क्या बोले जा रहा है? वो तो बोलता ही जा रहा था। मैडम, उसे डैनी नाम रखने को अपनीच बोला था। उसका नाम अशरफ पे कोई काम ही नहीं देता था और घर भी नहीं दे रहा था। उसका पुराना घर मेरी बहन के घर के पास था। वहाँ सब लोग हिंदू थे। उसको लॉकडाउन में गवर्नमेंट गाड़ी का दाल चावल भी नहीं लेने देते थे। वो बेचारा तो मरने को जा रहा था। मैं ही उसको बोला फैमिली को गांव भेज के इधर आने को। वो सब काम जानता है। रात को भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके हेल्प करता था। मैंने पूछा, फैमिली गांव कौन सा, गोवा? अरे नहीं मैडम, उसको अपानिश बोला था कि ऐसा बोलने को। उसका बीवी बच्चा लोग तो कानपुर के पास उन्नाव में रहता है। रामू बोलता जा रहा था। उसके पास आधार कार्ड था। मैं ही उसको छिपा के रखने के लिए बोला, आप कुछ करिए मैडम, वो बहुत अच्छा है, आप तो जानते ही हैं ना। मैं भी चिल्लाने लगी, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी के मुसलमान या ईसाई होने से फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। पतिदेव तो खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रहे थे, मानो मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। कितनी बार समझाया कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को घर में मत घुसने दिया करो। आप तो चेहरा देख के लोगों की सच्चाई भांप लेती है ना, अब भुगतो। मुझे तो मानो सांप सूंघ गया। बेटे जैसा क्या, कुछ समय तो बेटे से भी बढ़कर। अभी पहली वेव में मुझे कोविड हुआ था तो पति भी नहीं आते थे मेरे पास। डैनी था जो रात दिन मेरी सेवा कर रहा था। कोविड कोविड से भी ज्यादा धुतकारा जा रहा था। दोनों बच्चे फ्लाइट बंद होने की वजह से अपनी अपनी जगहों पर अटके थे। क्या फर्क पड़ता है मुझ पे, जान जान लुटाने वाला डैनी नहीं अशरफ है। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और वो बेचारा देशद्रोही की उपाधि लिए जेल में सड़ रहा था। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने हॉस्पिटल के अलावा यहाँ वहाँ कुछ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी बतौर गेस्ट बुलाया जाता है। और यहाँ मेरे पास और यहाँ
मेरे पासबुक अकाउंट की सीआईडी तफ्सील कर रही है कि हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ कैश जमा होता है और उतना ही पैसा उसी दिन उन्नाव की किसी जमीला बी के अकाउंट में आरटीजीएस होता है, और बकायदा मेरे साइन के साथ। मैं खुद एक कटघरे में खड़ी हूँ जहां मेरी भर्त्सना, मेरे पति और दोनों बच्चे फोन पर कर रहे हैं। सारे दोस्त मुझे स्टूपिड लेडी का खिताब दिए जा रहे हैं और किसी तरह यहाँ वहां फोन कर मेरे बचाव के रास्ते सोच रहे हैं। कोई भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं कि मैं एक खाली आरटीजीएस के पेपर पर साइन करती थी और बाकी डिटेल्स मेरा लाडला डैनी उर्फ अशरफ भरता है। इतना कैश ट्रांजैक्शन 1 साल से, और वो भी एक मुसलमान औरत को। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी लगातार फोन किए जा रहे हैं। मैं मूर्ख अभी भी सोच रही हूँ, देखो हम कैसे हिंदू मुसलमानों में बट गए हैं कि एक बेचारे अशरफ को जैनी बन अपना गुजारा करना पड़ रहा है। उसे ये क्यों करना पड़ा? क्या सचमुच हिंदू बस्ती ने उसका जीना हराम कर दिया था? इन प्रश्नों पर किसी का ध्यान नहीं था। सचमुच मेरा देश महान। हाँ, कहानी भी बहुत अच्छी लिखी हुई है संगीता झा जी ने, और आपने पढ़ी भी बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी। आपका जो लहज़ा है कहानी पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा है। जी, जी, तो धन्यवाद पारुल जी। जी, तो सुधीर जी मैम कहना चाह रहे हैं कुछ शायद? जी। जी, सु नमस्कार साथियों। आज जो है सबसे पहले तोया जी ने साइकिल की सवारी जो कहानी पढ़ी है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। इस कहानी ने सबके बचपन को जगा दिया है। सब अपने वक्तव्य में भी बता रहे थे कि हम बचपन में बहुत ज्यादा जो है बड़ी अच्छी तरह से बहुत डर से जैसे साइकिल सीख रहे थे। और जब मैं ये कहानी सुन रही थी तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि मैं 2-3 बार जख्मी हुई और उसके बाद मैं हौसला नहीं कर पाई। तो यदि हौसला कर पाती तो मैं भी जो है साइकिल चलाना सीख जाती, और मुझे नहीं आती है। तो इस कहानी से अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम यदि कोशिश करें तो कामयाब हो सकते हैं। और इस कहानी में जो है साइकिल की सवारी कहानी में उस व्यक्ति की जिज्ञासा देखिए आप, और कितनी मतलब वो पूरे दिन इंतजार करके अगले दिन इंतजार करता है, और पहले दिन जो है वो अपना पाजामा उल्टा पहन के चला जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे और मधुर भाषी अंदाज में जो है तोया जी ने इस कहानी को सुनाया। ये कहानी जो है दिल को छू गई। दूसरी कहानी लक्ष्मी जी ने सुनाई है, और सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने कहानी पढ़ने में जो रुचि उनकी बनी, फिर रुकी, फिर बनी, और कैसे जो है अब वो यूट्यूब चैनल पे इसको डालती हैं। तो हमें भी इस तरह के परिचय से प्रेरणा मिलती है कि हम यदि अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी ने मेरा देश महान जो कहानी सुनाई है वो काफी अच्छे अंदाज में सुनाई है। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने बताया है, और बड़े मतलब हैरानी करने वाली बात और सोचने वाली बात ये है कि आज भी जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ऐसे ही शायद जारी रहेगी। एक इतना अच्छा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी है, और उसको अपना नाम छुपा के जो है काम करना पड़ा। और उस महिला के प्रति जो है मतलब मैं क्या कहूँ कि उस अनजान व्यक्ति के प्रति उस महिला के भाव क्यों इतने गहराते गए, ये भी बहुत सोचने की बात है कि अनजान व्यक्ति है, पति जो है ये चाह रहा है कि ये अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और वो अंत में थोड़ा सा ये भी सोचती है कि मैं शायद अपने पति की बात मान लेती। तो सवाल कहानी सुनते सुनते दिमाग में ये आ रहा था कि किस तरह से हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे, ये मेरा देश कैसे जो है हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई से बाहर आएगा। दोनों कहानियां बहुत ही सुंदर थी, उम्दा किस्म की थी। साथियों धन्यवाद। धन्यवाद मधु।